नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो घटना चक्र, एस्पीडी तथा लूसेंट के बुक से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। और वीडियो के अंत में हमें कमेंट करके अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, इसकी मान्यता प्राप्त काल जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो हड़प्पाई लिपि जो है दोस्तों ये भाव चित्रात्मक थी। अगला है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है दोस्तों मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो एक शहर का नाम है जो पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का अन्य प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का अन्य प्रचलित नाम जो है ये है कांस्ययुगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ये है आद्य ऐतिहासिक युग, प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है सिंधु सभ्यता। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता एक ही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा कालीन सभ्यता से किस चीज की प्राप्ति नहीं हुई है? तो दोस्तों, हड़प्पा कालीन सभ्यता से बहुत सारे चीजों की प्राप्ति हुई खुदाई के माध्यम से। तो इसमें मंदिर तथा लोहा का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला है, किस हड़प्पा कालीन स्थल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है? तो दोस्तों, छोटा हड़प्पा कहा जाता है लोथल को। और लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है तो ये है ब्राह्मी लिपि। दोस्तों, हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों, सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ जो है भारत में ही हुआ था, यानी हड़प्पा सभ्यता में ही कपास की खेती सबसे पहले किया गया था। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो सबसे पहले जो लेखन कला की जो विकास किया था सभ्यता, ये थी सुमेरियन सभ्यता। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये थी शहरी सभ्यता। यही कारण ये वैदिक सभ्यता से भिन्न है, क्योंकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व किस सभ्यता कहे जाने की महत्वपूर्ण कारण है? तो ये है मृद भांड। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो दोस्तों, चांदी रजत की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? तो ये लोथल को, जो गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे? तो लोथल के उत्खननकर्ता रंगनाथ राव 1955 ईस्वी में और दूसरे टर्म में 1962 ईस्वी में इसकी 2 बार खुदाई की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन स्थल से अग्नि हवन कुंड की प्राप्ति हुई? तो अग्नि हवन कुंड की प्राप्ति हुई है कालीबंगा, और कालीबंगा है राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम क्या था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यानी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु की लेन देन होती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन स्थल से घोड़े की हड्डी तथा तराजू का पलड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये सुरकोटड़ा, घोड़े की हड्डी तथा तराजू का पलड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है सुरकोटड़ा से। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है घग्गर नदी के किनारे। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तो ये होता है ज्ञान। वेदों की टोटल संख्या है 4, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुरानी तथा प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण, और ये सबसे बड़ी पुराण भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चारों वेदों में से किस में एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो दोस्तों, ये है अथर्ववेद। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो ये कहा जाता है सामवेद को। अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा, यानी जो अथर्ववेद को जो अध्ययन करते हैं उसे ब्रह्मा कहा जाता है। वैदिक नदी आस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो ये चिनाव नदी के रूप में, यानी चिनाव नदी का प्राचीन नाम आस्किनी भी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरंभिक
वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो ये है सिंधु नदी। जबकि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार वर्णित नदी जो है सरस्वती नदी है। वैदिक काल में उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था उर्वरा। अगला प्रश्न है वर्ण व्यवस्था पर सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये होती है ऋग्वेद के 10वें मंडल पे। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो निष्क शब्द का प्रयोग जो है गहने के लिए किया जाता था, यानी आभूषण के लिए किया जाता था। ईरान में से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ये बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है सूचना कि ईरान से भारत आए थे आर्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो अंग एवं मगध ये दोनों जनपद के नाम हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था ऋग्वैद काल में। प्रसिद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया? तो ये पुरुषनी नदी के तट पे लड़ा गया था, जिसका आधुनिक नाम रावी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत पशुपालन एवं कृषि था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो आयुर्वेद का जो उल्लेख किया गया है ये भी अथर्ववेद में ही किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडो उपनिषद से। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये है 108। वेद हो गए 4, वेदांग 6, पुराण 18 और उपनिषद 108। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस आधुनिक नदी का प्राचीन नाम वितस्ता है? तो दोस्तों आधुनिक नदी झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय कहलाता था। अगला प्रश्न है, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ये तरई ब्राह्मण में मिलता है। प्राचीन पुस्तक शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ये है ज्यामिति से संबंधित, ज्योमेट्री से संबंधित है। असतो मा सद्गमय उक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। याकलव्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये भी मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। अब देखते हैं, अब जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा शैव एवं भागवत धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी प्रथम तीर्थंकर? तो ये थे ऋषभ देव, इसे आदिनाथ भी कहा जाता है। अनेकांत किस धर्म के मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये है जैन धर्म के। अगला प्रश्न है, सरबनबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति को बनवाया था? तो ये बनवाया था चामुंड राय। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, वहीं जैन धर्म में त्रिरत्न। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए थे और जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। दोस्तों जैन संप्रदाय जब विभाजन हो गया तो दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये दोनों जो श्वेतांबर संप्रदाय थे ये स्थूल भद्र को मानने वाले थे, वहीं दिगंबर जो थे ये भद्रबाहु को मानने वाले थे। दोस्तों श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर नग्न रहने वाले संप्रदाय थे। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो दोस्तों जैन तीर्थंकर में टोटल 24 तीर्थंकर ज्ञात हैं, तो अंतिम है महावीर स्वामी और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी इन्हें ही माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में। दोस्तों जैन धर्म के जो संस्थापक है ये तो ऋषभ देव है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इंडिकेट रहेगा तो आपको महावीर स्वामी आंसर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महावीर के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। भगवान महावीर को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे केवलिन भी कहते हैं तथा निग्रंथ भी कहते हैं। भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान महावीर को मृत्यु यानी निर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी ये पावापुरी में हुई थी 468 ईसा
पूर्व में। स्यादवाद सिद्धांत तथा अनुव्रत सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों स्यादवाद सिद्धांत, अनुव्रत सिद्धांत तथा अनेकांतवाद सिद्धांत, ये तीनों ही सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों की तीर्थ स्थल है? ये है कौशाम्बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो दोस्तों 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है ये जैन रचना भगवती सूत्र में देखने को मिलता है। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता भद्र बाहु हैं। अगला प्रश्न है, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो जैन मूर्ति पूजा का जो प्राचीनतम साक्ष्य है ये हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है राजा खारवेल से, और राजा खारवेल कहाँ के राजा थे? तो ये कलिंग के राजा थे, कलिंग के राजा थे। कलिंग की राजधानी तोसली थी, ये भी एग्जाम में आ जाता है। भगवान महावीर के पिता कौन थे? तो ये सिद्धार्थ, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये है महात्मा बुद्ध। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। देखिए दोस्तों सिद्धार्थ जो है महावीर के पिता का नाम है, वहीं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थल पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? त्रिपिटक के रूप में। इसके अंतर्गत 3 पिटक है, ये भी वर्णन आगे आ जाएगा। महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति हेतु गृह त्याग किया था तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या तात्पर्य है? बुद्ध द्वारा ज्ञान अर्जन के बाद प्रथम जो अपना उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध के जीवन में महापरिनिर्वाण संबंधित है मृत्यु से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म के 2 शाखाएं हैं। जिस प्रकार जैन धर्म के 2 शाखाएं श्वेतांबर और दिगंबर, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी 2 शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। महात्मा बुद्ध किसके शासन काल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के शासन काल में। और उदयन किस वंश से संबंधित है? हर्यक वंश से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसे दार्शनिक पद्धतियों का उदय किस धर्म काल में हुआ? तो ये बौद्ध धर्म काल में। बौद्धों के रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो वो अश्वघोष। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अशोक के किस शिलालेख से यह साक्ष्य मिलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये रुमिनदेय स्तंभ अभिलेख से यह साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ है? दोस्तों बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण बहुत सारे शैली में हुआ, लेकिन सबसे अधिक जो है गांधार शैली में हुआ, और गांधार शैली जो है इंडो बैक्टेरियन शैली है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली के अंतर्गत बनाई गई थी? तो जो फर्स्ट स्टैचू बनाया गया था महात्मा बुद्ध का, ये मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाया गया था। बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो दोस्तों ये गुप्त काल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया है, जो बिहार में स्थित है। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? दोस्तों शून्यता का सिद्धांत जो प्राचीन काल में प्रतिपादित किए गए थे ये नागार्जुन के द्वारा। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक था। अगला प्रश्न है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? तो ये दोनों ही कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले धार्मिक संप्रदाय हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम शताब्दी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? तो ये नागार्जुन को। वैसे अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के ही प्रचार हेतु। त्रिपिटक में सबसे बड़ी पिटक है तो ये है सुत्त पिटक। बौद्धों के पवित्र ग्रंथ जो है त्रिपिटक है, जिसके अंतर्गत 3 भाग है, सुत्त पिटक, अधीम पिटक और एक और है। तो ये तीनों जो है इसमें सबसे बड़ी है सुत्त पिटक। बुद्ध के उपदेश व संवादों का संकलन देखने को मिलता है सुत्त पिटक में। बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन वर्णित है अधीम पिटक में। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी प्रजापति गौतमी। बुद्ध के जीवन की घटनाएं से प्रेरित हाथी किस चीज का प्रतीक है? तो ये है गर्भ से रिलेटेड।
बुद्ध के जीवन की घटनाएं से प्रेरित पद चिन्ह किसका प्रतीक है? तो ये निर्वाण का प्रतीक है। अगला प्रश्न है गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है, तो ये किया गया है ग्रीक रोमन शैली में। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल है बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अब बौद्ध धर्म में जो टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई तो किस जगह, किसके अध्यक्षता में, कब और कहां हुआ, इसका आप यहां देख सकते हैं। प्रथम हुआ था दोस्तों 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में, शासन था अजात शत्रु का, अध्यक्षता कर रहे थे महाकश्यप। द्वितीय हुआ था दोस्तों वैशाली में कालाशोक के समय, तृतीय पाटलिपुत्र में अशोक के समय, चतुर्थ कुंडलबन में कनिष्क के समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे कि बुद्ध के जीवन से जो प्रतीक रिलेट है इसके बारे में। तो घटना गर्भ से जो प्रतीक हाथी है ये गर्भ से संबंधित है, कमल है जन्म से संबंधित, पद चिन्ह निर्वाण से संबंधित, चक्र प्रथम प्रवचन से संबंधित तथा बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शैव धर्म के उपासक को क्या कहा जाता था? दोस्तों शैव धर्म के उपासक को नयनार कहा जाता था। मैटिम्यूर से क्या तात्पर्य है? दोस्तों मैटिम्यूर जो है प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय था। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। लिंग पूजा का स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो ये भी मत्स्य पुराण में ही मिलता है। मत्स्य पुराण सभी पुराणों में सबसे बड़ी तथा सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक पुराण है। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? शुंग सातवाहन काल में। शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? शुंग सातवाहन काल में। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन कौन सी उपाधि धारण किए? तो ये किए थे विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासक को दिया जाता है? तो गुप्त शासक को। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो मीमांसा दर्शन से। आगे पूरे दर्शन का एक लिस्ट ही हम आपको दिखाएंगे। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? तो ये किया था अलवार संतों ने। अब आगे प्रश्न देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्शन और उनके प्रतिपादक। दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि है, न्याय दर्शन के अक्षपाद गौतम है, योग दर्शन के पतंजलि, वैशिक दर्शन के कनाद तथा मीमांसा के जैमिनी है और वेदांत दर्शन के बाद नारायण है। इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम में। अब आगे देखते हैं संप्रदाय के संस्थापक। दोस्तों आजीवक संप्रदाय के मक्खली गोसाल है, ये ज्यादातर एग्जाम में आ जाता है। घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप, यदृक्षावाद के आचार्य अजित केशाकाम्बलिन, भौतिकवादी सिद्धांत के जो है पकुद कच्चायन तथा अनिश्चयवादी का है संजय बेठली पुत्र। तो दोस्तों अब तक एग्जाम में आजीवक ही आता है, हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो दोस्तों प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ये बिंबिसार जो हर्यक वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों में एकमात्र जनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था। 16 महाजनपदों की जो लिस्ट है उसमें एक ही ऐसा जनपद है जो दक्षिण भारत से ताल्लुक रखते हैं, ये है अस्मक जनपद। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस वंश का शासन था? तो ये घनानंद, ये नंद वंश के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो ये था दोस्तों अजातशत्रु। ये हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि एक दूसरे को जो है मृत्यु मतलब मर्डर करके ही सत्ता को हथियाया था इस वंश के सभी शासक ने। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं की मध्य युद्ध किस तट पर हुआ था? तो ये झेलम नदी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक, ये उदयन के पुत्र थे। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंतिका। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, वही 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है जैन ग्रंथ में, ये है भगवती सूत्र। अब देखते हैं
ये जनपद और उनकी राजधानी। दोस्तों अंग जनपद की राजधानी चंपा, ये भी एग्जाम में आते हैं। मगध की राजधानी गिरिव्रेज, मल्ल की कुशीनारा या पावापुरी, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, पंचाल दो भागों में बटे थे, उत्तरी पंचाल तथा दक्षिणी पंचाल, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु का जो है इंद्रप्रस्थ, वज्जी का विदेह या मिथिला, मत्स्य का विराटनगर, वत्स का कौसंबी, सूरसेन का मथुरा, चेदी का स्वत्सवथी, अस्मक का पोतन या पोटली। ये एकमात्र ऐसा जो है ये आपका महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है, अस्मक। अवंती का हो गया उत्तरी अवंती उज्जैन, अवंती उज्जैन का ही जो प्राचीन नाम है। गंधार तक्षशिला और कंबोज का हाटक राजपुर कश्मीर। तो दोस्तों ये थे 16 महाजनपद, जो इसमें एकमात्र जो है दक्षिण भारत में अस्मक जो स्थित है, ये एग्जाम में ज्यादा आने की चांस है। अगला प्रश्न है चाणक्य के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य भी है। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है, तो ये है विशाखादत्त में, और विशाखादत्त के जो है ये मुद्रा राक्षस के राइटर है विशाखादत्त। अगला प्रश्न कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र संबंधित है, तो अर्थशास्त्र जो किताब है यह संबंधित है शासन के सिद्धांतों से। ये राइटर कौन है इसके, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किस पुस्तक से की जा सकती है, तो यह अर्थशास्त्र की जा सकती है। विलियम जोन्स ने किस मौर्य राजा को एस्ट्रोकॉट्स की उपाधि दी थी, तो दोस्तों ये दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को एस्ट्रोकॉट्स की उपाधि दिए थे कौन, विलियम जोन्स ने। मौर्य काल में शासन सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता है। मौर्य काल में जो है प्रबंध करते थे सैन्य से संबंधित सामानों को, तो उसे कहा जाता था दंडपाल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों मौर्य काल में फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश क्या कहलाता था, तो यह कहलाता था प्रदेष्टा। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो ये जो है सिद्ध होता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय कहाँ बिताया, तो ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। गोमतेश्वर की मंदिर भी स्थित है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, तो ये प्राकृत भाषा के जो है प्रयोग किया गया था। सम्राट अशोक का अन्य नाम है देवनाम पियदसी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो यह है भाबरू स्तंभ राजस्थान। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था, तो ये करवाया था सम्राट अशोक ने। एक प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किस शासक के दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक है, तो इंडिका के लेखक भी मेगास्थनीज ही है। प्रसिद्ध यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आए, तो ये विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा किससे ग्रहण किए, तो ये भद्र बाहु से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण किए थे। अगला प्रश्न है अशोक ने बौद्ध धर्म का दीक्षा ग्रहण किया था, तो ये किए थे उपगुप्त से। अगला प्रश्न है गांव के शासन को स्वतःशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था किसने लागू किया था, तो मौर्यों ने। गौवी जो पंचायती व्यवस्था वर्तमान में भी प्रचलन में है, तो सबसे पहले प्राचीन राजवंशों में मौर्यों ने इसकी प्रचलन शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो ये है 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न है दोस्तों अशोक के शिलालेख में किसी दक्षिणी राज्य का उल्लेख नहीं है, तो सातवाहन वंश का कोई जिक्र अशोक के किसी भी शिलालेख में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति जो है दोस्तों अरमाइक भाषा से हुई है। अगला अच्छा उर्दू भाषा जो है खरोष्टी लिपि में ही लिखी जाती है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था दोस्तों, तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। अगला प्रश्न है पुराणों में सम्राट अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो ये किया गया है अशोक वर्धन के नाम से। पुराण में मेंशन है अशोक का नाम अशोक वर्धन के रूप में। अगला प्रश्न है वह मौर्य राजा जो अमित घात्र के नाम से आता, तो ये थे बिंदुसार, ये अशोक के पिता थे। अगला प्रश्न है मौर्य काल में मुद्रा, तो दोस्तों मौर्य काल में मुद्रा कोई एक नहीं प्रचलन में थे। यहाँ पे दो प्रकार की मुद्रा थे, चांदे और तांबे के, तो और इसमें भी अलग अलग प्रकार थे, तो इन सारे प्रकारों के वर्णन एक ही जगह है। चांदी के सिक्के के 4 प्रकार थे, पन, अर्धपन, पाद, अष्टभाग, तथा तांबे के जो सिक्के हुआ करते थे ये भी 4 प्रकार के थे, मासक, अर्धमासक,
कांकनी, अर्ध कांकनी। तो आप इसमें से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब मौर्योत्तर काल में चलते हैं। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों सिमुक जो है ये सातवाहन वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये मत्स्य पुराण में मिलती है। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 78 ईस्वी में, और उसी सन शक संवत की प्रारंभ हुई। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 57 ईसा पूर्व में, और इस दोनों में कितना अंतर हो जाएगा? तो 135 वर्ष। शक संवत और विक्रम संवत में कितने अंतर हो जाएंगे? तो 135 वर्ष। ये 78 ईस्वी है और ये 57 ईसा पूर्व है, यानी एक से नीचे 57 ईस्वी शुरू होने से पहले की बात हो रही है। बुद्ध का अंकन किस के सिक्के पर हुआ है? तो बुद्ध का अंकन जो है ये कनिष्क के सिक्के पे देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, गांधार शैली का मिश्रण है। दोस्तों गांधार शैली का मिश्रण जो है ये भारतीय और यूनानी, इंडो बैक्टीरियन। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाणों ने। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? तो ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी दो शाखा थे, महायान और हीनयान। कनिष्क की राजधानी कहाँ था? दोस्तों कनिष्क की दो राजधानी थे, उज्जैन और पुरुषपुर। ये पुरुषपुर पेशावर को ही कहा जाता है जो पाकिस्तान में स्थित है। अब आते हैं गुप्त काल में। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का प्रथम शासक या संस्थापक कहिए तो ये श्री गुप्त हुए। प्राचीन भारत के किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता? तो गुप्त काल को। इलाहाबाद स्तंभ लेख से किस गुप्त राजा का विवरण मिलता है? तो ये समुद्रगुप्त के बारे में विवरण प्राप्त होती है इलाहाबाद स्तंभ लेख के द्वारा। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? तो दोस्तों गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा थे जैसे दिनार कहते थे, वहीं चांदी की मुद्रा को रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार 9 विद्वानों द्वारा सुशोभित था, तो उसे क्या कहा जाता था? दोस्तों नवरत्न कहा जाता था। वैसे अकबर के जो दरबार में भी 9 कवि रहते थे तो उन्हें भी नवरत्न कहा जाता था, लेकिन ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है, यानी गुप्त काल की बात हो रही है, तो इनके दरबार में भी रहने वाले 9 विद्वानों को नवरत्न ही कहा जाता था। गुप्त काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? तो गुप्त काल में जो सेना के सर्वोच्च अधिकारी होते थे उसे महासेनापति कहा जाता था। अगला है, किस गुप्तकालीन शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ये गुप्तकालीन शासक भारत के नेपोलियन कहा जाता है, इसे नेपोलियन से रिलेट किया गया है। अब देखते हैं गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां। दोस्तों श्रीगुप्त ये उपाधि धारण किए थे आदिराज का तथा महाराज का। चंद्रगुप्त द्वितीय ये विक्रमादित्य विक्रमांक तथा स्कंदगुप्त जो उपाधि धारण किए थे शक्रकादित्य शक्रोपम। और अभी आपने देखे समुद्रगुप्त जो उपाधि धारण किए थे ये नेपोलियन भी इनकी एक उपाधि है। वैसे दूसरी उपाधि समुद्रगुप्त का पराक्रमांक भी है। कुमारगुप्त का महेंद्रादित्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट का महाधीराज। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए सीरीज वीडियो के साथ, तब के लिए